Good evening, everyone. Today we are going to discuss a new lecture on economics and especially on the paper of econometrics. आज एक नया लेक्चर की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और ये लेक्चर थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्विसेज से हट के है, ये इकोनोमेट्रिक्स पर है और ये रिसर्चर्स के लिए या जो पीजी कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए या जो हायर एकेडमिक्स से इन्वॉल्व हैं उनके लिए ये लेक्चर है। इसको ध्यान से सुनने की और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी पढ़ाई आप समझ के करेंगे वो आपके साथ हमेशा जाएगी। एक शेर सुनिएगा कि बड़े वसूख से दुनिया फरेब देती रही, बड़े शौक़ से, बड़े वसूख से दुनिया फरेब देती रही और बड़े खुलूस से हम एतबार करते रहे। यानी बड़ा जतन करके दुनिया धोखा देती है और बड़े इत्मीनान से हम एतबार करते हैं, मगर ऐसा कीजिएगा नहीं, क्योंकि अगर लेक्चर समझ में नहीं आएगा तो वो परेशानी फिर आपको ज़िंदगी भर रहेगी। जब आप कंपटीशन में जाएंगे या रिसर्च में जाएंगे या हायर एकेडमिक्स में जाएंगे तो वहाँ वही चीज़ आपके साथ रहेगी जो आपने समझ के पढ़ी है। तो ये लेक्चर मैंने कोशिश की है बहुत सिंप्लीफाई करने की। कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हमने सिंप्लीफाई करके इसको यहाँ रखा हुआ है। डिस्क्रीट एंड लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, कॉन्सेप्ट एंड बेसिक मॉडल है यहाँ पे। और डिस्क्रीट और लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल का हमने अर्थ यहाँ पे बताया हुआ है कि टर्म डिस्क्रीट इम्प्लाइज लिमिटेड और फ्यू। जो डिस्क्रीट टर्म्स है, जो डिस्क्रीट वर्ड है, उसका मतलब है लिमिटेड या फ्यू, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड। Thus in discrete choice models, outcome of dependent variable is limited to 2 or little more। कि जो discrete choice models हैं उसमें जो आउटकम है उसकी वैल्यू 2 नंबर तक या 2 से थोड़ा ज़्यादा तक हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। यहाँ पे जो डिस्क्रीट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो हमारी रिग्रेशन क्वेश्चन होती है उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ हमारा डिस्क्रीट है और डिस्क्रीट का अर्थ हमने ऊपर बता दिया है कि डिस्क्रीट मीन्स फ्यू, जिन नंबर्स को हम 2 संख्या तक दे सकते हैं या 2 से थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो मॉडल्स हैं जहाँ जो डिस्क्रीट हैं उसको हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। उन वेरिएबल्स को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी में आप रख सकते हैं बाइनरी या डमी या डाइकोटमस वेरिएबल्स। तो ये पहली कैटेगरी है, बाइनरी, डमी या डाइकोटमस, कोई भी नाम आप ले सकते हैं। These variable take just 2 values, either 1 or 0, depending on the outcome and is expressed as। ये जो वेरिएबल है ये केवल 2 वैल्यू ले सकता है, 1 या 0। अब 1 कब लेगा? यहाँ पे लिखा yi इक्वल टू 1 इफ पर्सन i इज इन द वर्क फोर्स, 0 अदरवाइज। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि yi या तो 1 लेगा या 0। 1 तब लेगा जब पर्सन जो है वर्क फोर्स में है और अगर नहीं है तो 0 लेगा। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। दूसरी कैटेगरी जो है जहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल डिस्क्रीट है वो है पॉलीकॉटमस वेरिएबल्स कहलाते हैं। पॉलीकॉटमस वेरिएबल्स टेक मोर देन 2 वैल्यूज। पॉली है, पॉली मतलब 2 से अधिक जो वैल्यूज लें, जहाँ पे पॉसिबल आउटकम 2 से अधिक हो सकती हैं। और इसको हम 2 भागों में वी कैन क्लासीफाई देम इनटू 2 कैटेगरीज। एक अनऑर्डर्ड पॉलीकॉटमस वेरिएबल्स हैं, एक ऑर्डर्ड पॉलीकॉटमस वेरिएबल्स हैं। तो पहले अनऑर्डर्ड वेरिएबल्स को दे दें। अनऑर्डर्ड का मतलब है इनकी नेचुरल रैंकिंग एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ लिखा भी हुआ है इफ नो नेचुरल रैंकिंग ऑफ वेरिएबल्स बेस्ड ऑन पॉसिबल आउटकम्स एग्जिस्ट, सच पॉलीकॉटमस वेरिएबल्स आर कॉल्ड अनऑर्डर्ड वेरिएबल्स। जहाँ पे वेरिएबल्स की नेचुरल रैंकिंग एग्जिस्ट नहीं करती उन वेरिएबल्स को हम पॉलीकॉटमस वेरिएबल्स, अनऑर्डर्ड पॉलीकॉटमस वेरिएबल्स कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल एक बहुत अच्छा दिया हुआ है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इट मे बी ऑफ इंटरेस्ट टू प्रिडिक्ट द मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट अ पर्सन चूजेस। कि ये एक रिसर्च का वेरिएबल हो सकता है कि जो व्यक्ति है
वो कौन सा मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेगा। यहाँ पे कुछ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं, डिफरेंट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ दिए हैं। यहाँ 5 मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट दिए हैं और ये मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपेंड करते हैं पोटेंशियल रिटर्न पे, इनकम ऑफ पीपल पे, टैक्स बेनिफिट पे और रिस्कीनेस ऑफ अटेस्ट पे। तो ये मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। नंबर 1 वैल्यू 1 दी हुई है, पर्सन आई इन्वेस्ट इन पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये ऑर्डरिंग नहीं है, ऑर्डरिंग कोई भी आप रख सकते हैं। 2 इफ पर्सन आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। 3rd पर्सन आई इन्वेस्टमेंट इन LIC scheme. 4 if person I invest in bonds. 5th if person I invest in equity linked saving schemes. तो ये 5 मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, 1 2 3 4 5 इनकी नंबरिंग की हुई है, लेकिन ये कोई ऑर्डरिंग नहीं है। और अब जो इंसान है वो अपनी इनकम और रिटर्न पे जो बेनिफिट्स मिल सकते हैं उनको देख के इसमें से डिफरेंट मोड्स को सेलेक्ट कर सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द पीपल्स चॉइस। तो यहाँ पे एक से अधिक है, इसलिए पॉलीकॉटमस हम कह रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट एज पॉलीकॉटमस, और ये अनऑर्डर्ड पॉलीकॉटमस वेरिएबल्स हैं। दूसरा है ऑर्डर्ड पॉलीकॉटमस वेरिएबल। ऑर्डर्ड पॉलीकॉटमस वेरिएबल्स जो हैं जहाँ पे नेचुरल रैंकिंग ऑफ द वेरिएबल्स एग्जिस्ट बेस्ड ऑन पॉसिबल आउटकम्स, की जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वहाँ पे अगर हम नेचुरल रैंकिंग एग्जिस्ट करती है तब हम उन वेरिएबल्स को ऑर्डर्ड पॉलीकॉटमस वेरिएबल्स कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में इट मे बी ऑफ इंटरेस्ट टू प्रिडिक्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, उनकी ऑर्डरिंग कर सकते हैं। 1 if farmer I has high standard of living, 2 if farmer I has moderate standard of living, और 3 farmer I has low standard of living। तो ये क्लासिफिकेशन है हाई, मॉडरेट और लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से। यहाँ पे भी 3 वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, 1 2 3, इसीलिए नंबरिंग की हुई है। अब ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये डिपेंड कर सकता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी पे, वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर। तो डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, इरिगेशन इंटेंसिटी पे भी हो सकता है। तो कुल मिला के ये ऑर्डर्ड क्लासिफिकेशन है पॉलीकॉटमस वेरिएबल्स का। तो उसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं पॉलीकॉटमस को, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड वेरिएबल्स में। एक स्पेशल केस है ऑर्डर्ड वेरिएबल का, उसको हम सीक्वेंशियल वेरिएबल कहते हैं। और सीक्वेंशियल वेरिएबल में क्या है कि जो सेकंड आउटकम है वो फर्स्ट पे बेस्ड है, थर्ड आउटकम जो है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों पे आधारित होती है। इसका एक एक्सीलेंट एग्जांपल यहाँ हमने NEP 2020 से लिया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से, जहाँ पे ये कहा गया है कि अगर 1 साल की आप पढ़ाई करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, डिग्री। अगर आप 2 साल की पढ़ाई कंप्लीट करके छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 साल की पढ़ाई करके छोड़ते हैं तो आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा, और 4 साल की पढ़ाई करते हैं तो डिग्री विद रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यहाँ पे जो सेकंड इवेंट है डिप्लोमा, वो डिपेंड करता है कि आप सर्टिफिकेट लिए हैं या नहीं। अगर आप डिग्री के लिए जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा दोनों आपके पास होना चाहिए, और रिसर्च पर जाते हैं यू डिग्री विद रिसर्च तो आपके पास तीनों चीज़ें होनी चाहिए, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री। तो हर सब्सिक्वेंट इवेंट पहले 2 पे या 3 पे डिपेंडेंट होना चाहिए, यानी जो पास्ट इवेंट्स हैं उस पर डिपेंडेंट होना चाहिए। ये सीक्वेंशियल वेरिएबल का केस है, स्पेशल केस है एक ऑर्डर्ड पॉलीकॉटमस वेरिएबल का। और थर्ड क्लासिफिकेशन है काउंट डाटा मॉडल्स। काउंट डाटा मॉडल्स में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो लिमिटेड वैल्यूज लेता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड अदर पॉजिटिव इंटीजर्स, कि 0 या अदर पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज लेता है, उसे हम काउंट डाटा मॉडल्स कहते हैं। यहाँ लिखा नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड, कि कितने रिसर्च पेपर पब्लिश कराएं एक टीचर ने एक स्टैंडर्ड जर्नल में 1 साल में। तो वो नंबर आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 या 3। तो नंबर ऑफ रिसर्च पेपर पब्लिश्ड बाय अ टीचर इन स्टैंडर्ड जर्नल इन ए ईयर,
तो सिंस डिपेंडेंट वेरिएबल इज काउंटेबल, यहाँ पे जो हम सिंपल लीनियर मॉडल पढ़ चुके हैं पहले, वो अप्लाई हो सकता है डायरेक्टली, लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल की यहाँ ज़रूरत नहीं है, या कोई और प्रोबेबिलिटी मॉडल की, लॉजिट या प्रोबेट मॉडल की ज़रूरत नहीं है इस केस में, एक बाकी केसों में है। यहाँ पे लिखा फर्दर डिस्कशन इज बेस्ड ऑन एक्सप्लेनिंग बाइनरी चॉइस मॉडल, यानी जो आगे का डिस्कशन है उसमें हम केवल बाइनरी चॉइस मॉडल्स को ले रहे हैं, जहाँ पे y जो वेरिएबल है डिपेंडेंट वो 1 या 0 लेता है। और एक मॉडल जो सबसे पुराना है लेकिन आजकल उसके इस्तेमाल नहीं होता, वो है लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल। लेकिन इसको जानना ज़रूरी है क्योंकि इसी से ही बाकी मॉडल्स आगे बने हैं, चाहे आप प्रोबेट मॉडल ले लीजिए चाहे लॉजिट मॉडल ले लीजिए। तो सबसे पहले लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल को इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा है लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल इज अ पार्ट ऑफ रिग्रेशन थ्योरी इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल y इज बाइनरी, जहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल बाइनरी है और फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ इलस्ट्रेशन ओनली वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज कंसिडर्ड। हम सिंप्लिसिटी रखने के लिए केवल एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ले रहे हैं, लेकिन जैसे मल्टीपल रिग्रेशन में हम मल्टीपल वेरिएबल्स लेते हैं वैसे यहाँ मल्टीपल वेरिएबल्स भी लिए जाते हैं। लेकिन मॉडल आप समझ लें इसलिए हमने केवल एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल xi लिया हुआ है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा yi है जो बाइनरी है। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है डिसेंट वर्क विद इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 कि डिसेंट वर्क विद इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इंसान को डिसेंट वर्क मिलना चाहिए। इंडिया में ये बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है कि मोस्ट ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयमेंट इज इन द वल्नरेबल कैटेगरी। वल्नरेबल कैटेगरी का मतलब है कि वो अनपेड एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और अनपेड एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के कारण जो प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में पावर्टी की, जो पावर्टी का डायमेंशन है उसको अगर हम ठीक से मेज़र करें तो वो काफ़ी हाई मिलेगा। यहाँ पे हमने इसी पर्सपेक्टिव से मॉडल को इंट्रोड्यूस किया हुआ है टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी एक्सा इकोनॉमिक ग्रोथ है, ऑन डिसेंट वर्क, जहाँ फीमेल वर्कर इज इन पेड एम्प्लॉयमेंट और नॉट, या जो फीमेल वर्कर है वो अगर पेड एम्प्लॉयमेंट में है तो हम डिसेंट वर्क मान रहे हैं, अनपेड में है तो नहीं मान रहे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल yi इक्वल टू 1 इफ फीमेल वर्कर इज इन पेड एम्प्लॉयमेंट एंड 0 अदरवाइज। तो मॉडल की इक्वेशन लिखी है yi इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा xi। yi बाइनरी है, वो 1 या 0 वैल्यू लेगा, और xi जो है वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के टर्म्स में डिफाइन किया हुआ। ये वेरिएबल्स हम आगे चल के चेंज भी करेंगे और चेंज कर सकते हैं, कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। अब अगर हम इसे डेविएशन फॉर्म में लिखें, यानी yi माइनस वाई बार और xi माइनस एक्स बार, तो हमारी इक्वेशन यहाँ रह जाएगी स्मॉल yi। स्मॉल yi मतलब डेविएशन फ्रॉम मीन, स्मॉल xi डेविएशन फ्रॉम x। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, yi इक्वल टू बीटा xi प्लस ei। तो ये डेविएशन फॉर्म में है, और इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल, इक्वेशन 1 भी लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ लिखा है लेट अस कॉम्प्रिहेंड सम बेसिक फैक्ट अबाउट इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को हम दृष्टिगत रख रहे हैं और कुछ बेसिक फैक्ट्स पहले इस इक्वेशन के बारे में समझ लें, क्योंकि जब तक हम बेसिक फैक्ट नहीं समझेंगे हम आगे बढ़ नहीं सकते। और इक्वेशन 1 को जब हम एस्टिमेट करेंगे तो वो बेसिक फैक्ट्स हमारे काम आएंगे, इंटरप्रिटेशन के भी काम आएंगे, इलस्ट्रेशन के भी काम आएंगे। तो पहले कुछ बेसिक फैक्ट हम इक्वेशन 2 के बारे में समझ लें। यहाँ लिखे हुए बेसिक फैक्ट्स अबाउट इक्वेशन 2 yi इक्वल टू बीटा xi प्लस ei। पहला बेसिक फैक्ट है कि कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ ए बाइनरी वेरिएबल yi इक्वल द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। कि जब हम कंडीशनल एक्सपेक्टेशन लेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ yi गिवन xi यहाँ लिखा हुआ है, तो वो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बताएगा। यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ yi गिवन xi इक्वल टू बीटा xi, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ ei 0 हम मान ले रहे हैं।
तो एरर टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को बताएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट को बताएगा, यानी yi इक्वल टू 1 बताएगा। अब यहाँ पे इस चीज को दृष्टिगत रखते हुए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ yi गिवन xi, यानी yi अकरेंस ऑफ इवेंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 गिवन xi भी हम लिख सकते हैं, ये बीटा xi के बराबर है। अब यहाँ पे हम इन्फरेंसेस अबाउट ei इससे निकाल सकते हैं इस बेसिक फैक्ट से, ये जो दो ऊपर दिए हुए हैं। इफ yi इक्वल टू 1, अगर yi 1 के बराबर है तो इक्वेशन 2 में yi की वैल्यू 1 रख दें तो ei का मान मिल जाएगा 1 माइनस बीटा xi। यहाँ पे वो मान लिखा हुआ ei इक्वल टू 1 माइनस बीटा xi, आपने yi की जगह 1 रख दिया। अब यहाँ लिखा yi बाइनरी वेरिएबल है और इसका कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बताता है। तो जब yi 1 है, ei हमने बताया 1 माइनस बीटा xi है, तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ आई वुड बी सेम एज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ yi। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब है जब yi 1 है, ei 1 माइनस बीटा xi है, तो yi इक्वल टू 1 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वही ei की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस बीटा xi, यानी ei इक्वल टू 1 माइनस बीटा xi की वही प्रोबेबिलिटी होगी जो yi इक्वल टू 1 की होगी। ये इक्वेशन है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ yi इंप्लॉइज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट एंड इक्वल्स इज कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ yi गिवन xi बीटा xi के बराबर है, ये पहले हम बता चुके हैं आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बीटा xi है, यानी yi की जो प्रोबेबिलिटी है इक्वल टू 1 वो बीटा xi के बराबर है। इसका मतलब है कि यही प्रोबेबिलिटी ei की होगी जब ei 1 माइनस बीटा xi के बराबर होगा, यानी ei की यही प्रोबेबिलिटी होगी जब ei की वैल्यू 1 माइनस बीटा xi है। यहाँ लिखा द प्रोबेबिलिटी ऑफ ei व्हेन yi इक्वल्स 1 इज सेम एज बीटा xi, कि वो बीटा xi के बराबर है। ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है और यहाँ पे इस चीज़ को हमने समरी फॉर्म में प्रेजेंट किया टेबल में कि ei की वैल्यू जब 1 माइनस बीटा xi है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ei यानी fei ये बीटा xi के बराबर है। तो पहला कॉलम ei की वैल्यू दे रहा, दूसरा कॉलम इसकी प्रोबेबिलिटी दे रहा। नाउ व्हेन yi इक्वल टू 0, जब yi 0 हम रख देंगे इक्वेशन 2 में तो ei की वैल्यू माइनस बीटा xi, यहाँ लिखा माइनस बीटा xi टेबल में। तो yi जब 1 के बराबर था तो प्रोबेबिलिटी बीटा xi है, तो yi जब 0 हुआ तो बाकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस बीटा xi वो ei इक्वल टू माइनस बीटा xi हो जाएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। इन दोनों को जब आप सम करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप समझ लीजिए इस टेबल से, और ये जो एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया, यहाँ लिखा हुआ दीज इन्फरेंसेज आर शोन इन टेबल, इट कैन बी शोन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फरेंसेज ड्रॉन दैट एस्टिमेटिंग इक्वेशन 1 वुड कॉज प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोस्केडस्टिसिटी। अब आते हैं, ये जो इन्फ्रेंसेस है इनका आगे इस्तेमाल है, और पहला इस्तेमाल इसका ये है कि इसके माध्यम से हम ये दिखा सकते हैं कि अगर हम इक्वेशन 1 को या 2 को डायरेक्टली एस्टिमेट करेंगे OLS के माध्यम से, इफ वी डायरेक्टली एस्टिमेट इक्वेशन 1 और 2 बाय मीन्स ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, जो आप पहले हम बता भी चुके हैं, क्लासेस में पढ़ाते थे जब आप लोग को, तो वो प्रॉब्लम जनरेट करेगी हेटेरोस्केडस्टिसिटी की, क्योंकि वेरिएंस ei का कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो अब हम ये दिखाएंगे कि ये हेटेरोस्केडस्टिसिटी की प्रॉब्लम क्यों एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे लिखा बिकॉज वेरिएंस ऑफ ei वुड नॉट बी कांस्टेंट, ei का वेरिएंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, और इसलिए हमें प्रॉब्लम आएगी डायरेक्ट OLS मेथड लगाने में। और उस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करेंगे वो हम बाद में बताएंगे। पहले हम प्रॉब्लम दिखा दें कि प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोस्केडस्टिसिटी क्यों एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये टेबल फिर बना हुआ है कि वेरिएंस ऑफ ei गिवन xi
ई आई का वेरियंस, जो एरर टर्म है उसका वेरियंस है सिग्मा स्क्वायर ई। ये फार्मूला यहाँ लिखा हुआ सिग्मा स्क्वायर ई, और इसकी वैल्यू होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहाँ ई आई माइनस म्यू, म्यू मीन है, पॉपुलेशन मीन, ई आई माइनस ई बार की जगह म्यू लिखा है का होल स्क्वायर। अब ई आई की जगह यहाँ समेशन ई आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई। ये इसका फार्मूला है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ई आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ई आई माइनस म्यू का स्क्वायर। वो चीज़ यहाँ पे दी हुई है, फार्मूला है ये, वेयर म्यू इज मीन ऑफ ई आई, और ये मीन वैल्यू ई आई की 0 है, ये आपको हम बता चुके हैं पहले, एरर टर्म का मीन 0 है। एफ ई आई इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, जो यहाँ टेबल में दी हुई है। अब सिग्मा स्क्वायर ई का मान हमें निकालना, समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर हो जाएगा, म्यू 0 है, इंटू एफ ई आई। अब जब ई आई की वैल्यू यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 माइनस बीटा एक्स आई, तो 1 माइनस बीटा एक्स आई का स्क्वायर, इसकी प्रोबेबिलिटी से गुणा कर दीजिए, बीटा एक्स आई से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से जब ई आई की वैल्यू माइनस बीटा एक्स आई है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस बीटा एक्स आई है, ये 1 माइनस बीटा एक्स आई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये सिंपल इक्वेशन है, सिग्मा स्क्वायर ई की वैल्यू आ जाएगी बीटा एक्स आई इंटू 1 माइनस बीटा एक्स आई, यानी बीटा एक्स आई और ब्रैकेट में 1 माइनस बीटा एक्स आई, इसके प्रोडक्ट के बराबर है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे बीटा एक्स आई का साइज बढ़ेगा तो वैसे वैसे वेरिएंस एरर टर्म का बढ़ेगा और प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोस्केडस्टिसिटी अराइज होगी। Thus, the variance of the error term is not constant but varies with the size of beta xi. Hence, there is a problem of heteroscedasticity. अब OLS आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते टू एस्टिमेट द पैरामीटर्स ऑफ लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल, क्योंकि वो अनबायस्ड और कंसिस्टेंट होंगे लेकिन एफिशिएंट नहीं होंगे, तो आप डायरेक्टली OLS नहीं अप्लाई कर सकते। हेटेरोस्केडस्टिसिटी की प्रॉब्लम को ओवरकम करना पड़ेगा, और ओवरकम करने के लिए हम वेटेड लीस्ट स्क्वायर लगाएंगे। वेटेड लीस्ट स्क्वायर हमने यहाँ नंबर 7 पे एस्टिमेशन ऑफ लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल और वेटेड लीस्ट स्क्वायर कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं उसको यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया आगे। ये उसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है एस्टिमेट इक्वेशन 1 बाय OLS मेथड। या आप इक्वेशन 1 पे सिंपल OLS मेथड लगाइए, यानी बीटा कैप की वैल्यू निकाल लीजिए समीशन एक्स आई वाई आई अपॉन समीशन एक्स आई स्क्वायर से, और अल्फा कैप वाई बार माइनस बीटा कैप एक्स बार से निकाल लीजिए। वाई आई कैप निकल आएगा और फिर 1 माइनस वाई आई कैप निकाल लीजिए। ये स्टेप 1 है। दूसरा स्टेप है फॉर्मुलेट वेट WI निकाल लीजिए। यहाँ स्क्वायर रूट का साइन बना वाई आई कैप इंटू 1 माइनस वाई आई कैप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये वेट हो जाएंगे। अब जो वाई आई की वैल्यू है उसको WI से डिवाइड कर दीजिए, एक्स आई वैल्यू को WI डिवाइड कर दीजिए। अब ये वाई आई अपॉन WI एक नया वेरिएबल बन गया और एक्स आई अपॉन WI नया वेरिएबल बन गया। अब इन दोनों के बीच आप OLS मेथड लगा सकते हैं, आपकी हेटेरोस्केडस्टिसिटी की प्रॉब्लम कुछ हद तक कवर हो जाएगी। यहाँ फिर भी एक लिमिटेशन रहेगी कि इवन आफ्टर अप्लाइंग वेटेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y में लाई आउटसाइड द लिमिट, 0 1 के बाहर लाई कर सकती है। ऑल्सो एरर टर्म इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूजुअल सिग्निफिकेंट टेस्ट मे नॉट बी डायरेक्टली एप्लीकेबल। ये लिमिटेशंस हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है डिस्पाइट ड्रॉबैक्स इन द लिमिटेड इन द लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल, कि ड्रॉबैक्स हैं लेकिन सिंप्लिसिटी की वजह से इसे यूज़ किया जाता रहा है। हालांकि 80s और 90s में खासकर इसका यूसेज कम हो गया है, लिखा दो इट्स यूसेज हैज़ फॉलन आउट ऑफ फेवर। और दूसरा है कि नॉर्मेलिटी का एजम्पशन वायलेट होता है, लेकिन अगर आपके पास लार्ज सैंपल डाटा है तो वो एजम्पशन की जो ड्रॉबैक है वो ओवरकम हो सकती है।
तीसरा ये है कि जब आप वाई आई कैप एस्टिमेट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कई बार 0 और 1 की लिमिट के बाहर लाई करता है। ऐसे में आप वाई आई कैप को सब्सटीट्यूट कर लीजिए। अगर वाई आई कैप निगेटिव है तो उसकी जगह 0.005 रख लीजिए, एक मिनिमम कोई वैल्यू। और ऐसे ही वाई कैप 1 से अधिक है तो 0.995 रख लीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो जो वेट्स हैं वो आप नहीं निकाल सकते, वहाँ स्क्वायर रूट है और माइनस साइन का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। इसलिए ये सब्सटीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। और यहाँ एक एग्जाम्पल हमने छोटा सा लिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आप इसको अपने आप करके देख सकते हैं, कोई अगर माइनर एरर हो तो आप ठीक भी कर सकते हैं। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि बहुत सिंपल एग्जाम्पल दें आपको। यहाँ पहला कॉलम एक्सआई का है, ये डोजेज ऑफ इंसेक्टिसाइड है मिलीग्राम्स में, कीड़े मारने की दवाओं के डोजेज हैं। 1 2 3 4 10 मिलीग्राम तक ये गए हैं। पहला 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, इस तरह से 10 मिलीग्राम। इसका एवरेज 5.5 है, आप एवरेज निकाल सकते हैं, सम करके आप भाग कर सकते हैं 10 से। दूसरा है वाई आई की वैल्यू, क्योंकि वाई आई बाइनरी है, डिपेंडेंट है, वो 0 लेगा या 1 लेगा। तो यहाँ 0 0 0 4 ऑब्जर्वेशन 0 की हैं और फिर 1 1 1 की हैं। इसका एवरेज 0.6 है। अब ये स्मॉल एक्स आई है, यानी मीन से डेविएशन, एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स बार आपका 5.5 है, 1 माइनस 5.5 माइनस 4.5 आ जाएगा। इस तरह से ये निकाल लीजिए स्मॉल एक्स आई। इसी तरह से स्मॉल वाई आई निकाल लीजिए। वाई आई 0 है, वाई आई माइनस वाई बार हो जाएगा माइनस 0.6 0.6। तो ये आप इस तरह से वाई आई स्मॉल वाई आई की वैल्यूज निकाल सकते हैं। और उसके बाद जब एक्स आई वाई आई स्मॉल निकल आया तो एक्स आई वाई आई गुणा करके निकाल लीजिए, उसका सम यहाँ 12 दिया हुआ है। एक्स आई स्क्वायर निकाल लीजिए, यानी एक्स आई स्टार मतलब मल्टीप्लाई एक्स आई इंटू एक्स आई, और इसका सम यहाँ 82.5 है। तो जब आपका एक्स आई वाई आई निकल आया, समेशन एक्स आई वाई आई और समेशन एक्स आई स्क्वायर, तो डिवाइड कर दीजिए, तो बीटा कैप आपको मिल जाएगा। बीटा की वैल्यू 0.145455 लिखी हुई है। और बीटा कैप निकल आएगा तो अल्फा कैप आप निकाल सकते हैं, वाई बार माइनस बीटा कैप एक्स बार। वाई बार यहाँ दिया हुआ है 0.6, एक्स बार 5.5 है, बीटा कैप की वैल्यू 1.14545 है। उससे आप अपना अल्फा कैप निकाल सकते हैं, माइनस 0.2 आएगा, आप खुद करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे एस्टिमेटेड वाई आई यानी वाई कैप निकला हुआ है, वाई आई कैप या वाई कैप। पहली वैल्यू नेगेटिव आई थी, इसलिए हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया है। एस्टिमेटेड वैल्यू आप इस मॉडल से निकाल सकते हैं। आपको बताया है एस्टिमेटेड वैल्यू कैसे निकलेगी। वाई आई कैप होता है अल्फा कैप प्लस बीटा कैप एक्स आई। अल्फा कैप माइनस 0.2 है, बीटा कैप 0.145455 है। एक्स आई आप ले लीजिए 1 रख दीजिए इसमें और सॉल्व कर लीजिए। पहली वैल्यू नेगेटिव आएगी, और जब नेगेटिव आएगी तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। हमने आपको पहले बताया था 0.005 से। बाकी वैल्यूज आपकी ठीक आएंगी, लास्ट की वैल्यू आपकी 1 से अधिक आएगी, तो वहाँ हमने 0.995 रखा है, और 10th वैल्यू भी 1 से अधिक है, वहाँ भी 0.995 रखा हुआ। तो ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आप वेट नहीं निकाल सकते, डब्ल्यू आई नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट नेगेटिव क्वांटिटीज का नहीं निकलता। फिर आप 1 माइनस वाई आई कैप यानी एस्टिमेटेड वाई आई निकाल लीजिए, और उसके बाद वेट डब्ल्यू आई आपको बताया था वाई आई कैप इंटू 1 माइनस वाई आई कैप। जो एस्टिमेटेड वाई है वो वाई आई कैप है, तो डब्ल्यू आई आपने निकाल लिया। तो इसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे। ये नेक्स्ट स्लाइड है। अब आप डिवाइड कर दीजिए डब्ल्यू आई से, एक्स आई अपॉन डब्ल्यू आई। एक्स आई वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 इस तरह से। वाई आई की वैल्यू दी है 0 0 फिर 1 1 1, डिवाइड कर दीजिए डब्ल्यू आई से। ये आपका नया एक्स आई आ गया और नया वाई आई आ जाएगा। नया एक्स आई का एवरेज है 38, नए वाई आई का एवरेज है 4.04। अब यहाँ स्मॉल न्यू एक्स आई निकाल लीजिए, वही एक्स आई माइनस एक्स बार। तो ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी।
ये न्यू वाई आई आ जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएंगी, वाई आई माइनस वाई बार। अब न्यू एक्स आई इंटू एक्स आई कर लीजिए, एक्स आई स्क्वायर मिल जाएगा, उसका सम आपको यहाँ दिया हुआ 23,998.2। न्यू एक्स आई वाई आई आप निकाल लीजिए, उसका सम 25,67.277। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए एक्स आई वाई आई अपॉन एक्स आई स्क्वायर से, तो ये बीटा की वैल्यू आएगी 0.106978। अब अल्फा कैप निकाल लीजिए, वाई बार यहाँ दिया हुआ है 4.04, बीटा कैप आपके पास है 0.106978, एक्स बार 38.9494 है। तो इससे ये अल्फा कैप निकल आएगा। एक बार अल्फा कैप बीटा कैप निकल आया, ये लास्ट कॉलम है एस्टिमेटेड वाई आई कैप का, जो एस्टिमेटेड वैल्यूज फाइनली निकलेंगे, और वो है अल्फा कैप प्लस बीटा कैप एक्स आई। अब एक्स आई की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। एक्स आई जब आपके पास ओरिजिनल एक्स आई है 1 2 3 4, वो रख देंगे 1 2 3 4, तो ये वैल्यूज आपकी एस्टिमेटेड वाई आई के आ जाएंगे, ओरिजिनल एक्स आई आप रखेंगे तो। और ये रिग्रेशन लाइन प्लॉट होके आएगी, स्ट्रेट लाइन इस तरह से। पहली वैल्यू वहां पे माइनस है, आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे माइनस में जाएगी। आप स्लाइड को पीछे ले जाएंगे तो फर्स्ट वैल्यू जो वैल्यू है वाई आई कैप की वो निगेटिव है, बाकी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, और ये देखिए 1 के करीब जा रही हैं। ये एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन है, इनको जोड़ दीजिए, ये स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, इसीलिए इसको लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल कहते हैं। और ये जो वैल्यूज हैं 0 0 0 हैं, ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है 1 1 1। अगर इनको आप जोड़ देंगे ये एस शेप कर्व मिल जाएगा, एक सिग्मॉइड कर्व कहते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन वाया एलपीएम लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल अप्रोच एंड एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस ऑफ बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये रैड लाइन जो है एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस है बाइनरी वेरिएबल की, जिसका शेप सिग्मॉइड एस शेप कर्व है, सिग्मॉइड कर्व की तरह है। और लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल से जो आपने रिग्रेशन लाइन बनाई है वो स्ट्रेट लाइन है, ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे उसकी इक्वेशन हमने दी हुई है एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन की। अल्फा कैप वहाँ हमने निकाला था -0.12428, बीटा कैप प्लस 0.106978 एक्स आई। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ये जो एस्टिमेटेड इक्वेशन है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की वैल्यू दे रही है, एक्सपेक्टेड वाई आई गिवन एक्स आई। एक्सपेक्टेड वाई आई हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो रिग्रेशन लाइन है आपको बता चुके हैं कि वो एवरेज रिलेशनशिप बताती है, और पहला एक्सपेक्टेशन एवरेज या मीन की वैल्यू बताता है, तो मीन ऑफ वाई आई की वैल्यू बता रहा है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई आपको हम पहले बता चुके हैं कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आई के बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। तो यहां पे इंसेक्टिसाइड्स की बात कर रहे हैं, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? इंसेक्टिसाइड्स के डोजेज 1-2 मिलीग्राम करके हैं। तो इस इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन हम करते हैं कि क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, तो ये बता रहा है कि अगर ऑन एन एवरेज 1 मिलीग्राम से हम इंसेक्टिसाइड डोज बढ़ाते हैं टू किल द इंसेक्ट्स, इफ वी इंक्रीज द इंसेक्टिसाइड डोज बाय 1 मिलीग्राम, then it enhances the probability of killing insect by about 10%, क्योंकि वैल्यू 0.1069 है, यानी 10.69%, तो हमने खाली 10% से लिखा हुआ। यहाँ लिखा हुआ है कि 1 मिलीग्राम इंक्रीज इन इंसेक्टिसाइड डोज एनहांसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ किलिंग इंसेक्ट बाय अबाउट 10%। तो ये इस रिग्रेशन लाइन के इक्वेशन का मतलब है। अगर यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो उसी तरह से हर वेरिएबल का इंटरप्रिटेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पे क्या पड़ेगा वो बता देगा। तो ये लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल है। इसमें एक ड्रॉबैक है कि वैल्यू 0 से कम हो सकती है, और हमने एस्टिमेटेड वैल्यू वहाँ निकाली है। यहाँ पे वो वैल्यू चूंकि बहुत छोटी थी इसलिए उतनी साफ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही, लेकिन टेबल में वो वैल्यू आपको दिखेगी। तो ये नीली लाइन थोड़ी सी 0 के नीचे भी गई हुई है, और जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस हैं
वो 0 0 और 1 1 1, तो वो एक सिग्मॉइड कर्व ट्रेस कर रहे हैं। तो लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल में ये बड़ा ड्रॉबैक है एक कि आप वेटेड लीस्ट स्क्वायर लगाने के बाद भी जो निगेटिव वैल्यूज़ हैं, यानी 0 से कम या 1 से अधिक भी कई बार आ जाती हैं, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो रिग्रेशन लाइन में जो रेंज है 0 1 की उसके बाहर लाई करती हैं। इसलिए लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल का यूसेज नहीं है। हमने आपको डायग्राम से, एग्जाम्पल से भी इसको दिखा दिया, एस्टिमेट कैसे करते हैं वो भी आपको बताया, इंटरप्रिटेशन भी आपको बता दिया। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्रोबेबिलिटी मॉडल पर होगा, और उसको हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक्स एंड गुड विशेस। इसको पढ़िएगा, समझिएगा, कहीं दिक्कत लगे तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, लेकिन अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स एंड गुड विशेस।